बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब में से जो लोग क्लास में आ चुके हैं उन्हें खुशामदीद कहा जाता है आज के इस लेक्चर के लिए, और जो लोग अभी तक नहीं आए काइंडली उनको जगा दीजिए बिकॉज इट्स टाइम फॉर स्टडीज। आज हमारा थर्ड लेक्चर है मॉडर्न ड्रामा से मुतल्लिक। तो जहां से हमने पिछले लेक्चर को खत्म किया था, ये डिस्कनेक्ट हुआ था, वहीं से हम बात को शुरू करेंगे। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले काइंडली मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और स्क्रीन शेयरिंग जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्या आप देख सकते हैं, उससे मुझे सुन सकते हैं? प्लीज कंफर्म इट। यस सर। जी थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, हमने मॉडर्न ड्रामा पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले हमने पहले लेक्चर में मॉडर्न एज से मुतालिक पढ़ा कि मॉडर्न एज क्या है, उसकी कुछ क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। फिर उसके बाद एक राइटर को हमने पढ़ा, हेनरिक इब्सन। जी पिछले हफ्ते के लेक्चर में हमने हेनरिक इब्सन को तफसील से स्टडी किया। हमें पता चला कि हेनरिक इब्सन नॉर्वे का रहने वाला शख्स था। उसने ड्रामास लिखे, लेकिन उसके ड्रामास इतने अच्छे थे कि पूरे यूरोप ने उसको कबूल किया, और हम भी उसी का लिखा हुआ ड्रामा, बल्कि 2 ड्रामास स्टडी करेंगे हेनरिक इब्सन के। एक ये डॉल्स हाउस और एक इसके बाद और है। तो अगरचा ये इंग्लिश ड्रामेटिस्ट नहीं था, ये नॉर्वे का रहने वाला था, लेकिन पूरे यूरोप ने इसको सराहा, इसके नॉवेल्स को एडॉप्ट किया। हम इससे मुतलिक एक ट्रिब्यूट पढ़ने लगे थे, खिराज तहसीन, सलाम, सैल्यूट, जिसमें हमारा लेक्चर खत्म हो गया। तो मैंने कहा था कि इसको पढ़ना जरूर है, ये बड़ी अहम चीज है। इसको मैं मुख्तसर आपके लिए पढ़ देता हूँ। ट्रिब्यूट पढ़ने का फायदा ये होता है कि इसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ लेने के बाद, इसकी अचीवमेंट्स को पढ़ लेने के बाद हमें एहसास हो जाता है कि माजी में इसने किस तरह के कारनामे किए और इसकी क्या हैसियत है, क्या स्टेटस है, ताकि कल को जब हम प्रोफेसर्स बने, टीचर्स बने, पढ़ाने लगे तो हम बता सके, एतमाद के साथ बता सके, जी हमने हेनरिक इब्सन को पढ़ा था और माजी में इसकी ये कदर है, ये स्टेटस है, वगैरह वगैरह। तो हेनरिक इब्सन वाज अ मेजर नॉर्वेजियन प्ले राइटर। नॉर्वेजियन लफ्ज नॉर्वे से है। of the 19th century who introduced the European stage a new order of moral analysis। 19th century का जदीद ड्रामेटिस्ट है और इसने
एक नई तर्ज का ड्रामा पेश किया जिसमें मॉरल एनालिसिस हुआ करता था, इखलाकियात का तज्जिया था। इब्सन्स वर्क एग्जामिन द रियलिटीज दैट ले बिहाइंड मैनी फेसेस। ये एक बड़ी अहम चीज है, इसके ड्रामास का मजमूई थीम है। ये शख्स उन रियलिटीज को हमारे सामने पेश करता है जो कि बहुत से जाहिरी चेहरों के पीछे छुपी होती हैं। वो चेहरे जो बज़ाहिर बड़े मासूम दिखते हैं, उन मासूम दिखने वाले चेहरों के पीछे कुछ तल्ख हकीकतें होती हैं। उनका जिक्र हेनरिक इब्सन ने शुरू किया अपने ड्रामास में। He utilized a critical eye and free inquiry into the conditions of life and issues of morality। ये भी पहले वाले से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है कि अपने ड्रामास में कंडीशन ऑफ लाइफ, जिंदगी के हालात और इखलाकियात का जिक्र करता था। मतलब उसके जमाने में जिंदगी के जो हालात थे, जो मामलात थे, वो उसका जिक्र करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। अब वो हालात और मामलात क्या थे, उसमें औरत का महकूम होना, औरत को किसी तरह के हकूक हासिल ना होना एक बहुत बड़ा इशू था, जिस पर हेनरिक इब्सन ने लिखा। He is often referred to as the father of prose drama। ये इसके लिए सही मानों में ट्रिब्यूट है, राइटर ऑफ प्रोज ड्रामा। इससे पहले भी ड्रामा लिखा जा रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर के जमाने में जो ड्रामा लिखा जाता था और कदीम यूनानियों की तरफ से जो रिवायत मिली थी इंग्लिस्तान वालों को, वो ब्लैंक वर्स पोएटिक ड्रामा, तो उसको ब्लैंक वर्स में लिखा जाता था, शायराना अंदाज में लिखा जाता था। लेकिन इस शख्स ने ब्लैंक वर्स को छोड़कर इसने प्रोस में, नसर में ड्रामा लिखा एंड इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्निज्म इन द थिएटर। इस तरह से ये अपने जमाने में थिएटर में जदीदियत का अलमबरदार बना। इसको जदीद ड्रामा का बाप कहा जाए तो गलत ना होगा। इब्सन रोट हिज प्लेस इन डेनो नॉर्वेजियन, द कॉमन रिटन लैंग्वेज ऑफ डेनमार्क एंड नॉर्वे। अच्छा जी, डेनो नॉर्वेजियन एक लैंग्वेज का नाम है जो कि डेनमार्क और नॉर्वे में बोली जाती है, समझी जाती है, और इसके ज्यादातर ड्रामास उसी लैंग्वेज में थे। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, आगे इसके ड्रामास के नाम है 2 लाइंस में, इन 2 लाइंस को मैं स्किप करके अगले पैराग्राफ पे आता हूँ जी। अच्छा, इन ड्रामास में से 2 हमने भी पढ़ने हैं। रिचर्ड हॉर्नबाय डिस्क्राइब्स हिम एज अ प्रोफाउंड पोएटिक ड्रामेटिस्ट, द बेस्ट सिंस शेक्सपियर। अच्छा जी, एक क्रिटिक रिचर्ड हॉर्नबाय ने इसको बेहतरीन ड्रामेटिस्ट, पोएटिक ड्रामेटिस्ट कहा है। अगरचे ये नसर में लिखता था, शायराना अंदाज नहीं था इसका, ये नसर निगार था, मगर इसके ड्रामा की क्वालिटी को देखते हुए इसको बेहतरीन ड्रामेटिस्ट कहा गया है, पोएटिक ड्रामेटिस्ट। और इसको शेक्सपियर सानी का नाम दिया इस बंदे ने। उसने कहा कि शेक्सपियर के बाद अगर कोई अजीम ड्रामेटिस्ट बना है तो वो बस हेनरिक इब्सन था। ही influenced other playwrights and novelists such as George Bernard Shaw, Oscar Wilde, James Joyce and Edgar O'Neill। इन सारे राइटर्स को आपने पढ़ना है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हम पढ़ेंगे, मैन एंड द सुपरमैन आपके इस सिलेबस में शामिल है। इसके बाद तीसरा प्ले होगा हमारा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, ऑस्कर वाइल्ड, उसका जेम्स जॉयस एंड एडगर ओनील। ओनील को आप अमेरिकन लिटरेचर में पढ़ चुके हैं। ये वो राइटर्स थे यूरोप और अमेरिका के रहने वाले जिन्होंने हेनरिक इब्सन को पढ़ा, वो मुतासिर हुए और उन्होंने भी इसी के तर्ज पे लिखना शुरू किया। और इसका सबसे ज्यादा असर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पे था। हम देखते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने ड्रामास में वही थीम्स अपनाए हैं जो कि हेनरिक इब्सन डिस्कस किया करता था। हाँ, फर्क इतना सा है कि हेनरिक इब्सन वाज एक्सट्रीमली सीरियस। ये शख्स अपने अंदाज में लिखने में इंतहाई संजीदा था, जबकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इसके उलट चलता है। द स्टाइल ऑफ जॉर्ज वाज फनी, उसका अंदाज जरा फनी था, मिजाहिया था, लेकिन थीम्स एक जैसे थे। ठीक, तो ये जनाब इसके लिए ट्रिब्यूट था और हमें पता चला कि इसने मॉडर्न ड्रामा की बुनियाद रखी। मैं इसका खुलासा आपको बता रहा हूँ जो आज हमने इससे मुतालिक ट्रिब्यूट पढ़ा है, और ये ट्रिब्यूट बहुत अहम है।
हेनरिक इब्सन को सम अप करने के लिए, अगर हमें कहीं किसी गुफ्तगू में, कॉन्वर्जेशन में ये बताना पड़े कि जनाब हेनरिक इब्सन कौन था और उसका कारनामा क्या है, तो अगर आप इस 2 पैराग्राफ्स को पढ़ने के बाद इसका खुलासा समझ लें जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप किसी गुफ्तगू में हिस्सा ले सकते हैं रिलेटेड टू हेनरिक इब्सन। तो क्या है कि हेनरिक इब्सन नॉर्वे का रहने वाला था, ड्रामेटिस्ट था। इसने प्रोज स्टाइल में ड्रामा लिखा, लेकिन नए अंदाज में लिखा। इसने अपने मुआशरे के हालात, खास तौर पर जिन हालात का ताल्लुक इखलाकियात से था, उन पे ड्रामा लिखा, प्रोज स्टाइल में लिखा, जदीद अंदाज में लिखा। इसने पुराने तौर तरीकों को, पुराने रस्म रिवाज को छोड़ दिया। ड्रामा के जो एथिक्स चले आ रहे थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, उनको रिजेक्ट किया। लिहाजा ये मॉडर्न ड्रामेटिस्ट कहलाया। और इसके ड्रामास इतने स्ट्रॉन्ग थे, इसके थीम्स, इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स इतने आला, इतने स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, एंड सो क्लोज टू नेचर के क्रिटिक्स ने कहा कि जनाब ये तो शेक्सपियर के बाद, शेक्सपियर सानी का दर्जा रखता है। शेक्सपियर के बाद अगर किसी ने ड्रामा को जिंदगी अता की है तो वो हेनरिक इब्सन है। ये था जनाब खुलासा इसका। अब हम इसके पहले ड्रामा डॉल्स हाउस का रुख करते हैं। आप स्टूडेंट्स में से, एक्सक्यूज मी, आप स्टूडेंट्स में से किसी एक का माइक ऑन है, काइंडली माइक बंद कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त मैनेजमेंट में से कोई एक पर्सन हमारे इस लेक्चर में मौजूद है एंड ही इज ऑब्जर्विंग, शी इज और ही इज ऑब्जर्विंग। तो अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो जरा गौर कीजिएगा, जिस किसी का माइक ऑन है बंद कर दें, क्योंकि आपका ये लेक्चर यूनिवर्सिटी ऑफिस में भी अटेंड किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, डॉल्स हाउस की कहानी बड़ी पेचीदा है। सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इसके जो हमारे सामने स्टेज पर आते हैं, लेकिन इन 4 कैरेक्टर्स में एक अजब सी उलझन चल रही है। जैसे धागे का गुच्छा आपस में उलझ जाता है ना, कुछ ऐसी उलझी हुई कहानी है इसकी। बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स है इस कहानी में, लेकिन मजे की कहानी है। कैरेक्टर्स का तारुफ करवाता हूं आपसे ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला कैरेक्टर है जी नोरा का, जो कि हीरोइन है इस ड्रामा की। हेल्मर उसका हस्बैंड है, इसको आप हेल्मर भी पढ़ सकते हैं। येल्मर, वाई की आवाज भी निकल सकती है, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, ये नॉर्वेजियन लैंग्वेज का वर्ड है, नॉर्वे की जुबान से ताल्लुक रखता है। और एक जगह पर मैंने एक किताब में इसकी प्रोनाउंसिएशन पढ़ी थी, HEY साउंड बनाता है येल्मर। क्रॉक्सटेड सबऑर्डिनेट ऑफ येल्मर या हेल्मर जो भी है, मैं इसमें एच साउंड बना रहा हूं, लेकिन एक जगह पर मैंने इसको वाई के साथ पढ़ा है। अच्छा जी, क्रॉक्सटेड इस ड्रामा का विलन है, नोरा इस ड्रामा की हीरोइन है, हेल्मर उसका खामिद जरूर है, मगर याद रहे कि उसकी हैसियत हीरो की नहीं है। ही इज अ वेरी वीक पर्सन, ही डज नॉट पोजेस द क्वालिटीज ऑफ अ हीरो, लिहाजा हम हेल्मर को हीरो नहीं कहेंगे। हाँ, क्रॉक्सटेड सही मानों में विलन है, इसमें विलन की तमाम तर क्वालिटीज मौजूद है। और मिसिस लिंचे जो कि दोस्त है नोरा की, उसका भी एक किरदार है इस कहानी में, एक तूफान बर्पा करने में। किरदार इसका मुख्तसर सा है, थोड़ी देर के लिए स्टेज पर आती है, 2 से 3 एंट्रीज हैं इसकी स्टेज पर, मुस्तकिल स्टेज पर नजर नहीं आती। जब तकरीबन आधा ड्रामा गुजर चुका है तब ये स्टेज पर आती है, 2 से 3 मरतबा हमारे सामने आती है, लेकिन इन 2 से 3 मरतबा की अपनी झलक में इसने ड्रामा में एक हलचल मचा दी। कहानी कुछ इस तरह से है कि नोरा येल्मर की बीवी है और पिछले तकरीबन 8-9 साल से ये शादीशुदा जिंदगी बसर कर रहे हैं, बड़ी पुरसकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगरचा येल्मर बहुत अमीर नहीं, लेकिन बहरहाल नॉर्मल जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब ड्रामा शुरू हुआ तो हमें पता चलता है कि येल्मर को किसी बैंक में मैनेजर की जॉब मिल गई है। अब उसकी इनकम, उसकी आमदनी पहले की निस्बत बेहतर हो जाएगी।
वो अपनी बेगम से बड़ी मोहब्बत रखता है, जैसा कि इस ड्रामा का नाम है द डॉल्स हाउस। उसने अपने घर में अपनी बेगम को बिल्कुल ऐसे रखा है जैसे वो कोई बेबी डॉल हो। बड़ा ख्याल रखता है उसका, बड़ा प्यार करता है उसको, बड़ा रोमांटिक है उसके साथ। और उसे कोई 2-3 बड़े रोमांटिक से निक नेम दे रखे हैं इसने। उसे नोरा कहकर नहीं पुकारता, बल्कि 2-3 मुख्तलिफ नामों से उसको पुकारता है। और नोरा भी उसके रोमांस का उसी तरह से प्रॉपर जवाब देती है, विद लव एंड स्माइल। लेकिन दूसरी तरफ ये शख्स डोमिनेटिंग कैरेक्टर का मालिक है। वो अपनी बेगम पर अपना रोब दबदबा बनाए हुए है। हर मामले में नोरा उससे रहनुमाई हासिल करती है, यहाँ तक कि किसी फंक्शन में जाना है तो वो अपने खामिद से पूछती है कि मुझे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, मुझे तो पता नहीं, आप ही बता दें। घर के अखराजात में वो उसको गाइड करता है कि देखो फलां जगह पे खर्च नहीं करना, फलां जगह पे खर्च नहीं करना, पैसा संभाल के रखो, एहतियात से खर्च करो, और ऐसी बहुत सी बातें। यानी वो उससे मोहब्बत जरूर करता है, लेकिन उसको अपनी गिरफ्त में लिए हुए, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पतंगबाज पतंग उड़ाता है तो पतंग की डोर उसके हाथ में है, वो जिस तरफ चाहे उसको मोड़ सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन थी यलमर की नोरा के साथ। लेकिन नोरा की कुर्बानी बड़ी बेलौस कुर्बानी थी यलमर के लिए। एक मर्तबा वो बीमार हो गया, और इतना बीमार हुआ कि डॉक्टर्स ने कहा इसके बचने की उम्मीद नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा खामिद बच जाए, सेहतयाब हो, तो इसे किसी हॉट क्लाइमेट में ले जाओ, गर्म खित्ते में ले जाओ। यहाँ नॉर्वे चूंकि बदतरीन सर्दी वाला खित्ता है, सिर्फ सर्द नहीं बदतरीन सर्द है, तो यहाँ ये मर जाएगा। इसके पास पैसे नहीं थे, इसने पैसे उधार लिए, सूद पर पैसे उधार लिए, और अपने बाप के दस्तखत किए एक जमानती के तौर पर। क्योंकि जब कोई शख्स किसी से पैसा उधार लेता है तो उसको अपने साथ एक जमानत देने वाला खड़ा करना पड़ता है, जो कहता है कि जी हाँ मैं इसकी जमानत देता हूँ, अगर ये पैसे वापस ना कर सका तो मैं इसकी जगह पैसे वापस करूंगा। और वो बात इसके बाप को मालूम नहीं थी। नोरा ने अपने बाप को बताया नहीं, बल्कि उसके जाली दस्तखत करके उसको अपना गारंटर बनाकर पैसे सूद पर लिए, अपने हामिद को इटली ले गई, वहां उसका इलाज करवाया, वापस ले आई। और 8 साल हो गए हैं मुसलसल वो पैसे, कर्ज के पैसे उतार रही है, साथ में इसका सूद भी जमा करवा रही है। ये उसकी कुर्बानी है। अब आगे क्या होता है वो हम इस ड्रामा में साथ साथ पढ़ेंगे, अदरवाइज इसका सस्पेंस खत्म होने लगेगा। अच्छा जी, तो अ डॉल्स हाउस इज अ 3 एक्ट प्ले written by नॉर्वेजियन प्ले राइटर हेनरिक इब्सन। अब सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने कहा था कि ये हेनरिक एक जदीद ड्रामेटिस्ट है। तो पुराने जितने भी ड्रामास हुआ करते थे, आपने विलियम शेक्सपियर के ड्रामास पढ़े, क्रिस्टोफर मार्लो को पढ़ा, उसके अलावा ग्रीक लिटरेचर आपने देखा, ड्रामा 5 एक्ट प्ले हुआ करता था। इसने अपने ड्रामा को 3 एक्ट प्ले बना दिया। 5 एक्ट्स पूरे करने की इसने कोई परवाह नहीं थी, यानी इसने पुरानी रिवायात को रिजेक्ट किया। अच्छा जी, 1897 में ये ड्रामा पब्लिश हुआ था। The play was published at a time when women were totally subservient to their husbands। ये बड़ी अहम चीज है जनाब कि ये वही दौर है जब खवातीन पूरी तरह से अपने खामिद पर इन्हिसार किया करती थी। इस चीज को हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। आपने अपने 4th सेमेस्टर में जो मॉडर्न नॉवेल पढ़ा था, विक्टोरियन नॉवेल, वहां आपने इसका जिक्र पढ़ा हुआ है विक्टोरियन नॉवेल में। ठीक है, ये वही जमाना है जब खवातीन पूरी तरह से अपने खामिद पर इन्हिसार किया करती थी। शादी से पहले वो अपने घर में अपने बाप और भाई की मोहताज हुआ करती थी। ना उनके पास तालीम हासिल करने का हक था, ना उनके पास कारोबार हासिल करने का हक था, ना वो कोई अच्छी मुलाजमत कर सकती थी। वो बिल्कुल बेबस हुआ करती थी। और हेनरी किप्सन ने इस चीज को महसूस किया था। नो मैटर हाउ मच अ हस्बैंड
loved his wife, he was regarded his property, she was regarded his property. Customs and conventions demanded that she should be guided by her husband in all affairs of life, and that she should adjust herself to the idea, views, opinions and taste of her husband. एक बड़ा तवील तबसरा है जी इस पर, जो कि बड़ा अहम भी है कि जिस जमाने में ड्रामा लिखा गया उस जमाने में खवातीन पूरी तरह से अपने खामिद पर इंहिसार करती थी। अगरचा एक खामिद अपनी बीवी से कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करता हो, उसको अपनी बीवी नहीं ख्वाह वो उसको अपनी बिलवेड महबूबा समझता हो, लेकिन फिर भी उस मुआशरे के रस्म रिवाज के मुताबिक वो बीवी उसकी प्रॉपर्टी थी, वो उसकी बीवी नहीं थी, उसकी बिलवेड नहीं थी। पहले वो उसकी प्रॉपर्टी थी, उसकी खरीदी हुई चीज थी, बाद में कुछ और थी। अच्छा जी, और एक बीवी को अपने खामिद की तमाम तर ख्वाहिशात के मुताबिक चलना पड़ता था, वो उसकी नाफरमानी नहीं कर सकती थी। यूरोप के मुआशरे में इस चीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। It means that a woman had no opportunity to develop her own mind, individuality. The Doll's House tells the story of a woman who led a married life as a conventional wife for 9 years. ठीक है, ये जो मैंने अब तक पैराग्राफ पढ़ा, ये 8 से 10 लाइंस, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका कार है जी। आपको ड्रामा की कहानी के लिए तैयार किया गया है उस जमाने का बैकग्राउंड बताकर कि जिस जमाने में डॉल्स हाउस लिखा गया। अब कहा गया कि डॉल्स हाउस भी एक ऐसी खातून की कहानी है जिसने 9 साल बसर किए एज अ मैरिड वुमेन, एक शादीशुदा औरत की हैसियत से बसर किए, और वो पूरी तरह से एक कन्वेंशनल वाइफ थी। humble she was humble and sincere to her husband, but a time came when her husband hurt her and she decided to liberate herself from the restraints under which she had been living contentedly and without complaint. इस ड्रामा का एंड है जिसपे मैं अभी तबसरा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप मैंने आपको ड्रामा का एंड बता दिया तो फिर इसकी कहानी में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। कहा यह गया है कि 9 साल नौरा ने एक शादीशुदा जिंदगी बसर की। वो बिल्कुल एक कन्वेंशनल रस्मी बीवी थी, अपने खामिद के आगे झुकी हुई, अदब एहतराम वाली, बड़ी आजिज। लेकिन फिर एक मर्तबा उसके खामिद ने इस तरह से उसके दिल को चोट पहुंचाई कि उसकी सोच बदल गई। In order to liberate herself, this woman took the extreme step of leaving her house, husband, and even her 3 children. She went into the world to get first-hand experience of life and to discover her own potentialities. तो क्या हुआ कि जब उसके खामिद ने उसको दुख दिया, एक चोट पहुंचाई, तो उसने फैसला किया कि अब वो अपने खामिद को, घर को, इवन बच्चों को भी छोड़ देगी। उसके 3 बच्चे थे। उसने डिसाइड किया कि वो दुनिया में निकल जाएगी और अपनी आंखों से दुनिया को देखेगी, दुनिया का तजुर्बा लेगी कि दुनिया क्या चीज है, जो कि एक अपनी अंदाज में एक मुश्किल काम था। एक अकेली औरत दुनिया का सामना नहीं कर सकती। Helmer, his wife Nora, अच्छा जी, इसको अब हमने डिस्कस करना है इस पैराग्राफ को। Jelmer, his wife Nora, and his subordinates Croxted are main characters of the play. ये 3 मरकजी किरदार है। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था, जब मैंने इस ड्रामा के कैरेक्टर्स को आपसे इंट्रोड्यूस करवाया था, ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। जो चौथा कैरेक्टर मिसेस लिंजे का, वो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन बहरहाल वो भी अहम है। अच्छा जी, Helmer, his wife Nora, and their 3 children live in a comfortable apartment in a big town, where Helmer works as a lawyer and earns a moderate living. Nora has to be very thrifty in household expenditure. तो अब ड्रामा का आगाज है, यहाँ से ड्रामा शुरू होता है। हम देखते हैं जब ड्रामा शुरू होता है तो जेलमर, उसकी बीवी नोरा और 3 बच्चे एक अपार्टमेंट में रहते हैं। कंफर्टेबल अपार्टमेंट है, और उसी शहर में एक वकील के तौर पर हेल्मर काम करता है, लेकिन बड़ा अमीर नहीं है, बस मुनासिब से पैसे कमा लेता है।
8 years ago, Helmer fell critically ill and doctors advised Nora to take him to warmer climate. अब ये बड़ा अहम वाकया है इस नॉवेल का, जिसको हम पढ़ने के बाद इस पर तबसरा करते हैं। ये पैराग्राफ, ये वाकया जेलमर के बीमार हो जाने का वाकया हमें बताता है कि नोरा हरगिज भी एक डॉल नहीं थी, वो बेबी डॉल नहीं थी, बल्कि शी वाज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड शी हैड द एबिलिटी टू फेस द वर्ल्ड। उसमें सलाहियत थी कि वो दुनिया का सामना करे। 8 years ago, Yelmer fell critically ill and doctors advised Nora to take him to warmer climate. She did not have enough money to comply with the instructions of the doctor, but journey was compulsory for the life of Yelmer. Nora borrowed $1,200 from Krogstad on interest. क्रोक्सटेड ये वही शख्स है जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं कि ये इस नॉवेल का विलन है। ऑन इंटरेस्ट एंड एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड। अब क्या हुआ कि जब डॉक्टर्स ने कहा कि जनाब ने जब डॉक्टर्स ने इस खातून से कहा कि आपका खामिद बहुत बीमार है और अगर आप चाहती हैं कि बच जाए तो इसको किसी वार्म क्लाइमेट में ले जाएं, तो इस मकसद के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। इसने $1,200 उधार लिए, किससे? क्रोक्सटेड से। तो इस तरह के पॉइंट्स को याद रखा कीजिए। आपको मालूम है कि मैं इस तरह की चीजें पेपर में फिट किया करता हूँ। हम पूछेंगे कि हाउ मच मनी डिड नोरा बोरो, इसने कितने पैसे उधार लिए थे? $1,200। किससे उधार लिए थे? क्रोक्सटेड से। ठीक है। इट वॉज नेसेसरी टू हैव द बॉन्ड साइंड बाय समवन हु वुड स्टैंड surety for the repayment of the loan, as there was no one available to guarantee her. She forged her own father's signature without knowing that forging a signature was a criminal act. Okay. अगली बात ये बताई गई कि जब उसने उधार पैसे मांगे, कर्ज पर मांगे, तो क्रोक्सटेड ने कहा जनाब कानून के मुताबिक आपके साथ एक गारंटर, एक श्योरिटी होनी चाहिए जो जिम्मेदारी ले आपकी जगह पर पैसे भरने की। तो इस गरीब औरत की गारंटी देने वाला कोई नहीं था, लिहाजा इसने बड़ी खामोशी से बगैर किसी को बताए हुए अपने ही वालिद को अपना गारंटर बनाया, उसके जाली दस्तखत किए स्टाम्प पेपर पर, और इस तरह से उसने पैसे हासिल किए। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि कितना बड़ा जुर्म है और इसकी सजा क्या हो सकती है। नोरा उस वक्त नहीं जानती थी, उसने अनजाने में, मासूमियत में या अपने खामिद की मोहब्बत में ये काम किया था। इट सो हैपेंड दैट Krogstad, the creditor, detected the forgery, but he kept silent about it because Nora was paying the monthly installment regularly. अब इस शख्स को पता चल जाता है, कर्ज देने वाले को, क्रोक्सटेड को पता चल जाता है कि ये जो श्योरिटी के साइन है, गारंटर के साइन है, वो 2 नंबर है, वो जाली है, मगर वो खामोश रहता है, वो बोलता नहीं, क्योंकि महाना पैसे उसको मिल रहे थे, बड़ी बाकायदगी से मिल रहे थे, ना किस्त लेट होती थी, ना वो मिस होती थी। मुकर्रर तारीख पर, सही दिन पर उसके पैसे उसके पास पहुंच जाते थे। Now 8 years after the critical illness, अच्छा जी, अब क्या होता है? ये तो थी माजी की बात। 8 साल पहले इसका खामिद बीमार हुआ था, 8 साल पहले उसने ये कुर्बानी दी थी। अब जबकि ड्रामा शुरू हुआ है तो इस वाक़े को गुजरे हुए 8 साल हो चुके हैं, मगर नोरा ने एक तो अपने खामिद को इस चीज की कानो कान खबर ना होने दी कि उसने पैसे उधार लिए थे। दूसरा, वो बाकायदगी से किस्त भी अदा कर रही है। उसने अपने खामिद को ये भी एहसास ना होने दिया कि वो कहाँ जाती है, किसको पैसे देती है और पैसों का अरेंज किस तरह से करती है। ये 2-3 बातें नोरा के कैरेक्टर से मुतल्लिक सबूत देती हैं कि आफ्टर ऑल नोरा वाज नॉट अ बेबी डॉल, शी वाज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन, अंदर से वो बड़ी मजबूत औरत थी। जी, नेक्स्ट पैराग्राफ जो मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है, नाउ 8 years आफ्टर द क्रिटिकल इलनेस ऑफ जेलमर, ही हैज बिकम द मैनेजर ऑफ अ बैंक एंड Krogstad, the creditor of Nora, is also working in the same bank in a subordinate position. लो जनाब, यहाँ पर पहला अपसेट हमारे सामने आता है। अब जबकि 8 साल गुजर चुके हैं,
पहले वाले वाक्यों को, उधार लेने वाले वाक्य को, और कुल 9 साल गुजर चुके हैं इनकी शादी को, तो येल्मर को एक बैंक में मैनेजर की पोस्ट मिलती है। और इत्तेफाक की बात यह है कि क्रॉक्सटेड ऑलरेडी उस बैंक में काम कर रहा था, लेकिन वो मैनेजर नहीं था, वो निचली पोस्ट पे था, वो येल्मर का मातहत था। लेकिन इन दोनों में दो ताल्लुकात हैं। एक तो ये है कि क्रॉक्सटेड येल्मर का मातहत है, जैसे मैंने ऊपर कैरेक्टर्स की लिस्ट में लिखा है। इनका दूसरा ताल्लुक ये भी है कि येल्मर और क्रॉक्सटेड दोनों स्कूल के जमाने के दोस्त थे, दे वर स्कूल फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए थे, लेकिन येल्मर क्रॉक्सटेड को पसंद नहीं करता। उसकी वजह क्या हो, उसकी वजह हम यहाँ पढ़ रहे हैं। In the same bank, okay. Once he was a good friend of Yelmer, but now Yelmer detests him on account of his two blunders. In the first place, Krogstad had spoiled his position by indulging himself in an illegal act of forgery. For this act, he could have been prosecuted if the matter had gone to the courts. एक उसका गुनाह ये था कि उसने पैसों के मामले में धोखा किया हुआ था, फॉर्जरी की थी, और उसने जिस किस्म का धोखा किया था उसकी बिना पर वो जेल जा सकता था अगर ये मामला अदालत तक पहुंच जाता। जब येल्मर इस बैंक में आता है, मैनेजर की पोस्ट संभालता है, उसको पता चलता है कि बंदा इसके आने से पहले इस बैंक में फला फला फ्रॉड कर चुका है, तो येल्मर की नजरों से गिर जाता है। और येल्मर को पता चलता है कि क्रॉक्सटेड अपनी इज्जत गंवा चुका है, इसका ये कोई बाकिरदार बंदा नहीं रहा इस बैंक में। ये इसकी एक खामी थी, एक गलती थी, जिसकी बिना पर येल्मर इसको अपना दोस्त नहीं ख्याल करता था। दूसरी चीज, सेकेंडली, Krogstad addresses Yelmer with his Christian name and talks to him in a familiar manner. He ignored the fact that now in the bank, Yelmer is his boss. Yelmer does not want that a man in a subordinate position, and especially a man who had been guilty of forgery, would behave as if he were Yelmer's equal. For these reasons, Yelmer has decided to dismiss Krogstad from his post in the bank. दूसरी रीजन क्या थी कि ये जो क्रॉक्सटेड साहब हैं, ये येल्मर को उसी पुराने अंदाज में बेतकल्लुफी के साथ मुखातिब किया करते थे। येल्मर को उसके असल नाम से पुकारता था, ये उसको सर नहीं कहता था बल्कि येल्मर कहा करता था। या फिर अगर उसने कोई निक नेम दे रखा था अपने स्कूल के जमाने के दोस्त को, तो वो येल्मर को उसके निक नेम से भी पुकार लेता था, मिस्टर येल्मर भी कह लेता था, और बड़ा रिलैक्स होकर उससे बात करता था, हंसी मजाक भी कर जाता था। और येल्मर को ये बात पसंद नहीं थी, उसका ख्याल था कि वो यानी येल्मर एक मैनेजर के ओहदे पर है, ये उसका सबॉर्डिनेट है, उससे निचले ओहदे पर है, लिहाजा इस बंदे को, क्रॉक्सटेड को, अपने हैसियत का, अपने ओहदे का ख्याल करते हुए मुझे प्रॉपरली मुखातिब करना चाहिए, जबकि क्रॉक्सटेड इस चीज का ख्याल नहीं करता था। इन दो बातों की बिना पर, ये दो रीजंस थी कि येल्मर ने डिसाइड किया था कि वो क्रॉक्सटेड को बैंक से निकाल देगा। अब जब क्रॉक्सटेड को इस बात का पता चला कि येल्मर उसको मुलाजमत से बर्खास्त करने लगा है, तो पहले तो उसने रिक्वेस्ट की कि जनाब मुझे मुलाजमत से ना निकालें, और जब येल्मर ने उसकी रिक्वेस्ट कबूल ना की, तो अब अगला स्टेप क्या होता है वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि इसी में इस कहानी का इंटरेस्ट पोशीदा है। और एक बड़ी मजे की बात ये है, वो मजे की बात हम इस पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं इस पर तबसरा करता हूं कि वो मजे की बात क्या है। Yelmer is unaware of two very important facts. He does not know that his wife borrowed money from Krogstad 8 years ago for his treatment. Secondly, he does not know that his wife forged a signature on the bond which she executed at the time of getting loan. ये दो राज थे जो कि येल्मर को नहीं मालूम थे। एक ये कि 8 साल पहले
उस खातून ने अपने हामिद के इलाज के लिए एक बड़ी रकम कर्ज ली थी, उधार ली थी। दूसरी बात यह कि इस कर्ज को उधार लेने के लिए उसने अपने वालिद के जाली दस्तखत किए थे, जो कि गैर कानूनी काम था। इन दोनों बातों का येल्मर को इल्म नहीं था, और वो ये भी नहीं जानता था कि यह रकम क्रॉक्सटेड से उधार ली गई थी। जी, while Yelmer is preparing to dismiss Krogstad, अब जबकि ये शख्स Krogstad को उसकी मुलाजमत से निकालने के लिए तैयारियों में है, नॉर्मा asked her husband to give a job to Mrs. Lindsay, who is her friend. लो जनाब, अब मिसिस लिंडे का कैरेक्टर्स हमारे सामने आता है। ये कैरेक्टर कब सामने आता है, मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर बड़ा मुख्तसर है। जब ड्रामा शुरू हुआ, आपको बताया गया कि जब ड्रामा शुरू हुआ तो मिस्टर येल्मर और नोरा की शादी को 9 साल गुजर चुके हैं, इनके 3 बच्चे हैं, और येल्मर की खातिर नोरा ने जो रकम उधार ली थी, उस उधार लेने वाले वाकये को 8 साल गुजर चुके हैं। शादी को कुल 9 साल गुजर चुके, उधार लेने वाले मामले को 8 साल गुजर चुके, और 8 साल के गुजरने के बाद क्रिसमस का मौका है, यानी उनकी शादी का 9वां साल चल रहा है, यह गुजर चुका है। क्रिसमस का मौका है जब इसकी एक सहेली मिसिस लिंडे इससे मिलने के लिए आती है, किससे, नोरा से मिलने के लिए आती है, उसके घर पर आती है और कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारा हामिद फला फला बैंक में मैनेजर बन गया है, तो उससे कहो मुझे भी कोई मुलाजमत दिलवा दे, आजकल मेरे माली हालात बड़े खराब है। उसके माली हालात खराब क्यों थे, क्योंकि मिसिस लिंडे अभी रिसेंटली बेवा हुई थी, उसका हामिद फौत हो गया था। उसके हामिद के फौत हो जाने के बाद अब वो माली मुश्किलात का शिकार थी, और नोरा ने इसका तारुफ अपने हामिद से करवाया। उसको कहती है कि मेरी बड़ी प्यारी सहेली है, स्कूल के ज़माने से मैं इसको जानती हूँ, इसे मुलाजमत की ज़रूरत है, इसको मुलाजमत दो बैंक में। ओके जी, Yelmer agrees to give her job. One day, Krogstad call upon Yelmer to request him not to remove him from job. He does not get any surety from Yelmer. However, there he meets Mrs. Linde. Once she was his beloved. लो जनाब, इस कहानी में एक नई पेचीदगी आ जाती है। जैसे मैंने कहा था कि कहानी बड़ी उलझी हुई है, जैसे धागे का गुच्छा आपस में उलझ जाता है। अब क्या हुआ कि एक नया कैरेक्टर मिसिस लिंडे हमारे सामने आती है। नोरा ने इसका तारुफ करवाया अपने हामिद से और कहती है कि इसे अपने बैंक में मुलाजमत दिलवा दो, और येल्मर ने कहा जी मैं ये काम कर दूंगा। दूसरी तरफ उसी दिन क्रॉक्सटेड उनके घर आता है, येल्मर के घर आता है, यानी कि अब आजिजी का मुजाहिरा कर रहा है, खुद चल कर आता है अपने बॉस के घर, उससे रिक्वेस्ट करता है कि जनाब मुझे मुलाजमत से मत निकालें। लेकिन येल्मर उसको कोई गारंटी नहीं देता, ठोस लफ्जों में नहीं बताता कि तुम्हारी मुलाजमत महफूज है। लेकिन इसी दिन, इसी मुलाकात के दौरान उसका मिसिस लिंडे से भी सामना हो जाता है, और ये दोनों, अब अगली जो हैरानगी वाली बात क्या है वो ये है कि मिसिस लिंडे और क्रॉक्सटेड एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं। ये अजनबी नहीं, बल्कि ये दोनों पुराने लवर्स थे, और मिसिस लिंडे किसी वजह से क्रॉक्सटेड से शादी ना कर सकी, हालांकि वो खुद भी इसको पसंद करती थी, इससे मोहब्बत रखती थी, लेकिन किसी वजह से वो इससे शादी ना कर सकी, और क्रॉक्सटेड को इस चीज का बड़ा सदमा हुआ था। अगरचे उसने बाद में शादी कर ली थी, वो साहिब औलाद भी था, लेकिन बहरहाल उसको सदमा जरूर हुआ था इस चीज का। लो जनाब, अब कहानी का क्लाइमेक्स आता है इस पैराग्राफ में, जिसे अब हम पढ़ने लगे हैं, क्योंकि अब तक तो मामला स्मूथ चल रहे थे, लेकिन अब क्रॉक्सटेड, जैसे कि उसके नाम से ही वाज़ेह है, लफ्ज क्रोक से बना है, अब वो जरा बदमाशी पर उतर आता है। नाउ क्रॉक्सटेड डिसाइड्स टू ब्लैकमेल नोरा, अब वो नोरा को ब्लैकमेल करने का फैसला करता है, दैट ही विल रिवील द सीक्रेट ऑफ हर फॉर्जरी टू हर हस्बैंड। शी डिस्कसेस द मैटर विद हर फ्रेंड मिसेस लिंडे, हु डिसाइड्स टू हेल्प हर। अच्छा जी, अब क्रॉक्सटेड ने फैसला किया कि वो अपनी मुलाजमत बचाने के लिए नोरा को ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि जाहिर है एक तो नोरा ने उससे उधार लिया था, ऊपर से दस्तखत भी जाली थे, और तीसरी बात यह कि नोरा
यलमर की बेगम थी। जब उसने नोरा से कहा कि देखो मैं तुम्हारा राज तुम्हारे खामिद को बता दूंगा, वो डर गई। उसने अपने सहेली मिसेस लिंडे से इस बात पर तबसरा किया और मिसेस लिंडे ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा ये मामला हल करवा दूंगी, क्योंकि मैं क्रॉक्सटेड को जानती हूँ। जाहिर है आपस में सहेली है, तो उसने बता दिया होगा कि ये मेरा पुराना महबूब है। Who decides to help her? Mrs. Linde meets Croxted first. She explains the reason she could not marry her. ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म का सीन था जी, कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, मिसेस लिंडे और क्रॉक्सटेड, दो पुराने मोहब्बत करने वाले मिलते हैं। और पहले तो मिसेस लिंडे ने उसको बताया कि मेरे घर का ये मामला था, ये उलझन थी जिसकी बिना पर मैं तुमसे शादी ना कर सकी, मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ। लेकिन उसने कहा कि वो अभी भी उससे मोहब्बत रखती थी, उसके दिल में क्रॉक्सटेड की मोहब्बत मौजूद थी। ये उसका एतराफ दो काम कर गया। एक तो ये कि उसके दिल में मिसेस लिंडे से मुतल्लिक गुस्सा खत्म हो गया, वो जरा माइल हो गया, मध्यम हो गया। दूसरा, अब जब वो रिक्वेस्ट करेगी कि वो नोरा को ब्लैकमेल ना करे तो उसकी बात मान लेगी।